ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव व कार्य प्रायः समान होते हैं, अर्थात समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं और इनके अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रायः जंतु ऊतक हम देखते हैं। जंतु ऊतक इन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें मेन हमारा आता है उपकला ऊतक या इसे रच्छी ऊतक कहते हैं। ये शरीर तथा अंतरांगों को बाहरी तथा भीतरी सतहों जैसे जीभ, जिगर, गुर्दे, आहार नाल आदि पर रक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। कौन से ऊतक होते हैं? वो हमारे उपकला ऊतक होते हैं। तो जीभ हो गया, हमारा जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, इसके आहार नाल में एक लेयर टाइप की चढ़ी रहती है ऊतक की, ठीक है, वो हमारी उपकला ऊतक कहलाती है, जिसको रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो घावों को भरने तथा स्वाद, लार, एंजाइम आदि का स्त्रावण करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होते हैं ये शरीर में लगभग 30% भाग इनका ही होता है, जैसे रक्त और हड्डियां, अस्थि, वसीय ऊतक इत्यादि। ये हमारे कौन से हैं? संयोजी ऊतक हैं। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि रक्त हमारा कैसा ऊतक है? ये हमारा एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये हमारा संयोजी ऊतक है। और हड्डियां कैसा ऊतक है? ये भी हमारा संयोजी ऊतक है। अस्थि ये कैसा है? ये भी हमारा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और वसीय ऊतक क्या है? ये भी हमारे संयोजी ऊतक के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होते हैं? यह ऊतक संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। ये 3 पेशियां ऊतक होते हैं। तंत्रिका ऊतक, यह ऊतक शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण करता है और प्रेषित करता है। न्यूरॉन जो है हमारा वो एक तंत्रिका ऊतक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जिसका कार्य जो होता है ये तंत्रिका ऊतक का ये कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई भी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है कौन? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं हम त्वचा। त्वचा हमारा क्या होता है? ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जिसकी बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया कि त्वचा की बाहरी परत क्या होती है? एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत होती है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत। यकृत क्या होता है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत होती है। और यकृत में होता क्या है? ये पित्त रस का उत्पादन करता है यकृत हमारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिस मैक्सिमस होती है, जो कूल्हे की मांसपेशी है, जांघ को फैलाने का ये कार्य करती है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो वो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। क्या कार्य करती है? जांघ को फैलाने का कार्य करती है। कहाँ स्थित है? कूल्हे की मांसपेशी होती है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो एस्टिपीडियम मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जो कान की स्टेप्स स्वर्ण अस्थि को नियंत्रित करती है। जो कान की जो स्टेप्स पाई जाती है, जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की, ठीक है। तो कान की जो स्टेप्स हड्डी होती है ये उसको नियंत्रण का कार्य करती है। मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई हमारी कोशिका होती है। यह भी ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका होती है। मानव शरीर के प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? ये भी ध्यान दीजिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? मानव शरीर की प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है। मानव शरीर का मुख्य पोषक तत्व क्या है? कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर का पोषक तत्व क्या है, तो क्या है? प्रोटीन जो है वो हमारा मानव शरीर का पोषक तत्व है।
मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बनता है? पानी से। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। ये भी कई बार पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। ग्रंथियों का निर्माण वाहिका ऊतक करते हैं। जो ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हार्मोन्स व प्रोटीनों का स्त्रावण व संश्लेषण करते हैं। कौन करते हैं? ग्रंथियां करती हैं हार्मोनों व प्रोटीन का स्त्रावण तथा संश्लेषण। नेक्स्ट देखते हैं पादप ऊतक। पादप ऊतक जो होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक जाइलेम और एक फ्लोएम। ये दोनों कैसे होते हैं? ये संवहन ऊतक होते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो कैसे हैं? वो हमारे संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम ऊतक देखते हैं क्या होता है। जाइलम ऊतक जो होता है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है और यह एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। कौन सा? जाइलम ऊतक जो है पौधों के अंदर जल को सभी जगह पहुंचाता है। कौन? जाइलम ऊतक। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है ये भी संवहन ऊतक का कार्य पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, फ्लोएम होता है ये भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और जाइलम जो होता है वो हमारा पानी को पौधों के जल के संवहन का कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट आता है पादप कोशिका भित्ति। ये सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। यह केवल पादपों में ही पाई जाती पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग काला होता है। क्यों होता है? ये मेलेनिन की वजह से बालों का रंग जो होता है हमारा काला होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए की भाग की खोज। जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उस भाग को क्या कहते हैं? डीएनए के भाग को जीन्स कहते हैं। ये भी कई बार पूछा कि जीन क्या होता है। जीन हमारा क्या होता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन ही कहते हैं। इसे वंशानुक्रम की इकाई भी कहते हैं। वंशानुक्रम की इकाई भी किसे कहते हैं? इसी को, जीन को ही कहते हैं जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन होता है क्या? प्रोटीन जो है हमारा एंटीबॉडी, एंजाइमों और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग होता है। और दूध का प्रोटीन हमारा कैसीन होता है। दूध का प्रोटीन क्या होता है? ये हमारा कैसीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पादप। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व हमारा कार्बन होता है और पादप की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें? पादप में की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधों पर प्रयोग करके अनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि अनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी जीन समूह के लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक विकार होता है और जो थैलेसीमिया होता है यही हमारा अनुवांशिक विकार होता है। चार्ल्स डार्विन इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित है जिनका मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने व्यक्त की थी। किन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी पुस्तक थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूगो डिवीज। इनका क्या सिद्धांत था? ये उन्होंने उत्परिवर्तन के जीवों में जैव विकास का आधार माना है, अर्थात जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत को उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या ह्यूगो डिवीज का सिद्धांत है? उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है, अर्थात जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत हो वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। इसके कौन है प्रतिपादक? ह्यूगो डिवीज। मानव विकास। मानव विकास को देखते हैं। मानव विकास से भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं।
कपि एवं मानव का विकास समान पूर्वजों से हुआ है और यह अफ्रीका प्रायद्वीप में सर्वप्रथम विकसित हुए। मानव कहाँ विकसित हुए हैं? सर्वप्रथम अफ्रीका प्रायद्वीप में। किसके उनके पूर्वज किसके किसके सेम थे? कपि और मानव के पूर्वज दोनों के ही सेम थे। मानव विकास का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सैपियंस। ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें होमो जो है वो हमारा वंश है और सैपियंस जो है वो जाति को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव, वाइस होमिनाइड। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। जो होमो क्या है? वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैपियंस क्या कर रहा है? जाति को प्रदर्शित कर रहा है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव या वाइस्ड होमिनाइड। वसा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वसा, वसा के ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रमुख विटामिन, उनके खोजकर्ता और उनकी कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए, इसकी खोज विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम जो है हमारा रेटिनाल है, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ये जो है पर्याप्त मात्रा में हमारा हरी सब्जियों में पाया जाता है। गाजर हो गया, इसमें भी पाया जाता है। चुकंदर हो गया, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी, इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम हमारा थायमीन है। इसकी कमी से बेरबरी नामक रोग होता है। यह मुख्यतः अंकुरित अनाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये स्कर्वी नामक रोग होता है इस विटामिन की कमी से। ये मुख्यतः हमारा खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, डी है हमारा कैल्सीफेरॉल, जो इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जो मछली के तेल में पर्याप्त मात्रा में ये हमारा विटामिन डी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछली के तेल में। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई, इसका वैज्ञानिक नाम टैकोफेरॉल है। ये जनन शक्ति का कम होना, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के, ये फिलोक्विनोस इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त के थक्के देरी से जमते हैं। ठीक है, रक्त के थक्के जमने में प्रॉब्लम होते अगर ये विटामिन के हमारा कम है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, विटामिन बी व सी जल में घुलनशील विटामिन है तथा वसा में घुलनशील विटामिन बी व सी को छोड़कर सारे विटामिन जो हैं हमारे वो वसा में घुलनशील हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, ये विटामिन कैसे हैं? ये सारे विटामिन हमारे किस में घुलनशील हैं? ये जल में वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी को छोड़ के सारे विटामिन हमारे किस में आते हैं? जल में घुलनशील। ए, डी, ई, के, ये एडिक जो है ये हमारा वसा में घुलनशील है। बाकी बी व सी हमारे जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की लार में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम पाए जाते हैं मनुष्य की लार में, जिससे टाइलिन को ही हम एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज, कई बार पूछा गया कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसे टाइलिन कहते हैं। इसे नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की लार का पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, मनुष्य की लार में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के दांत का जो वलक होता है, दांत का जो दंत वलक जिसे बोलते हैं, दंत एनेमल बोलते हैं, वो हमारा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो दंत वलक दांत का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एमाइलेज जो होता है ये भोजन में उपस्थित मंड को मल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। कौन? टाइलिन या एमाइलेज। नेक्स्ट टॉपिक रक्त है। रक्त में देखते हैं, रक्त का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें इसका पीएच क्या होता है? 7.35 से 7.45 के बीच में इसका
पीएच होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीन ने रक्त समूह की खोज की थी। ये कैसा ऊतक? ये एक संयोजी ऊतक है। कौन? रक्त हमारा कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और लैंडस्टीन ने रक्त को निम्न 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, और तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ए बी को इन्होंने सर्वग्राही कहा था और ओ को सर्वदाता कहा था। तो देखते हैं, सर्वग्राही जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है, अर्थात ए बी जो है वो हमारा कैसा है? सर्वग्राही है, किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकते हैं। और सर्वदाता में देखते हैं, सर्वदाता किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, अर्थात ओ जो है हमारा सर्वदाता है, जो किसी भी रक्त वाले समूह को रक्तदान ओ कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का रक्त दाब जो होता है वो 120 और 80 होता है। ठीक है, 120 मिनिमम रेंज होती है 80 और मैक्सिमम होती है 120 के बीच में होना चाहिए। और रक्त का जो दाब है वो स्फेग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से इसको नापते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी, इसे एर्थीसाइट्स भी कहते हैं। इसे एर्थीसाइट्स भी कहते हैं। आरबीएस में लौह युक्त प्रोटीन होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को अवशोषित करके ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है, जो रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। आरबीएस को एर्थोसाइट्स कहते हैं, जिसका जीवन काल 100 से 120 होता है। ये रेड ब्लड कॉर्प्स सेल्स होते हैं, आरबीसीएस। ठीक, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प्स सेल्स होते हैं। रक्त आरबीसीएस एक वयस्क मनुष्य में 4 से 5 रक्त जो होता है, एक मनुष्य में 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। ये रक्त की रेंज होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंसुलिन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या होता है? ये हमारा हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनता है, और यह यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है, अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन जो है रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीयूष ग्रंथि। इसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि हमारी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। प्रमुख हार्मोन देखते हैं। पुरुष का प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है और महिला का एस्ट्रोजन होता है। ये भी इनको भी याद कर लीजिएगा कि पुरुष का हमारा टेस्टोस्टेरोन और महिला का एस्ट्रोजन होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में ही पाई जाती है। ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि केवल पुरुषों में ही पाई जाती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो केवल हमारी पुरुषों में पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वेशिकोर रोग हो जाता है, और नियासिन जिसे विटामिन B3 का एक ग्रुप होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। लोहा की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। ये तीनों रोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल ये एक प्राचीन पौधे हैं जो पानी या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें थैलोफाइटा समूह के पौधों में रखते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कवक व लाइकेन भी आते हैं। लाइकेन देखते हैं, लाइकेन क्या होता है? ये एक सहजीवी होता है जो कवक व शैवाल से मिलकर बनता है। कौन? लाइकेन। प्रमुख आविष्कारक देखते हैं कि पेसमेकर का आविष्कार जॉन अलेक्जेंडर होप्स ने किया था। पेसमेकर ये कार्य क्या करता है? दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए मददगार होता है, या उसका ये कार्य ये करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास
साल्क ने की थी। पोलियो कैसा रोग है? पोलियो हमारा एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज का टीका की खोज लुई पाश्चर ने की थी और चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। परमाणु, अब आते हैं केमिस्ट्री पे, देखते हैं केमिस्ट्री का। परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है वो मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर व इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन कण का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण भी कहते हैं। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खोज करता है जे थॉम्सन। तो ये बहुत पूछा जाता है कि इन कणों की खोज किसने की थी, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है। तो नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन कण जो होता है इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। ये भी बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसका नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। किसका? प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था और खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी नापी किस में जाती है? गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है। पदार्थों का भौतिक परिवर्तन क्या होता है? चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन में भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अगर जो हमने कारक को हटा दिया तो जो हमारा पदार्थ था वो अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पानी का चीनी में घुलना क्या है? हमारा एक भौतिक परिवर्तन। ये कई बार पूछा गया, लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन मांगते हैं, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये हमारा कैसा है? ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, पानी का चीनी में घुलना। क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर कारक को हम हटा देंगे तो हमें फिर से ये पदार्थ मिल जाएगा, अर्थात वाष्पन क्रिया द्वारा चीनी को अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, बर्फ का गलना आदि ये सारे हमारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता? इसमें रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे? दूध से दही बनना, ये कैसा है? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना। हम अगर एक बार दही बन जाता तो उससे हम दूध पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कागज का जलना, जैसे कागज को अगर हम जला देते हैं तो फिर उस राख से हम कागज को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पटाखों का जलना, लोहे में जंग लगना, ये भी कई बार पूछा जाए कि लोहे में जंग लगना कैसा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोग इसमें भी गलतियां करते हैं, क्या कर देते हैं? भौतिक परिवर्तन लगा देते हैं। लोहा लगता है कि जंग लग रही है तो भौतिक में ही कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच मान। पीएच एक संख्या होती है जिसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है और पीएच का मान 7 से अधिक होने पर विलयन का मान क्षारीय प्रकृति का होता है और पीएच का मान 7 होने पर विलयन उदासीन होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, लगभग होता है बेटा। कहीं कहीं इसको थोड़ा ज़्यादा भी दिया है, 7.4 से 7.6 भी किया है, तो ध्यान दीजिए ये इसकी रेंज रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में लार का होता है। ये भी लगभग में ही रहता है, किसी का 7 भी होता है, किसी का 7 से नीचे होता है, कभी 7 से आगे होता है। ये प्रकृति उस पर डिपेंड करती है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7 होता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट है अम्ल के गुण। अम्ल क्या करता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जल की कठोरता। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फ्लोराइड आदि के कारणों क्या होती है, ये हमारी जल की कठोरता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक अस्थायी कठोरता और एक हमारी स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता कैसे होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, जो जल को उबाल देने पर समाप्त हो जाती है। स्थायी कठोरता जल को उबाल देते हैं तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्थायी कठोरता। यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के घुले रहने के कारण होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण जो हैं ये घुले रहते हैं, किसमें, स्थायी कठोरता में, जिसे धूमन सोडा या आसवन विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं देखते हैं मेन हमारी कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं। कांसा, कांसा हमारी कैसी मिश्र धातु है, ये तांबा और टिन से मिली हुई एक हमारी मिश्र धातु है। पीतल, पीतल कैसी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर, ये कैसी मिश्र धातु है, ये तांबा और जस्ता और निकिल का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारी जर्मन सिल्वर बनती है। नेक्स्ट हमारा गन धातु या गन मेटल भी इसको बोल देते हैं। ये तांबा, टिन और जस्ता, ठीक है, तांबा है, टिन है और जस्ता है, ये हमारी हो गई गन मेटल। और जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है और निकिल होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं धातु व अयस्क। धातु क्या है, एल्युमिनियम, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Al से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं वो हमारे बॉक्साइट हैं, क्रायोलाइट हैं और कोरंडम हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोहा। लोहा के Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो ऑक्साइड है वो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है और आयरन पायराइट है। नेक्स्ट आता है तांबा। तांबा को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Cu से व्यक्त करते हैं। इसके जो अयस्क हैं वो क्यूप्राइट है, मैलेकाइट है, एजुकाइट है, राइट, ये सारे तांबा के अयस्क हैं। नेक्स्ट आता है जस्ता, जिंक। जिंक इसको Zn से व्यक्त करते हैं और इसके जो अयस्क हैं वो जिंकाइट हैं, जिंक ब्लेंड हैं और कैलामाइन जो है हमारे जस्ता के अयस्क हैं। नेक्स्ट आता है टिन, इसे Sn से व्यक्त करते हैं। इसका जो अयस्क है कैस्टेराइट है, किसका है, हमारा टिन का अयस्क हमारा कैस्टेराइट से। नेक्स्ट आता है मरकरी। मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो अयस्क है वो हमारा सिनेबार है, किसका, मरकरी का अयस्क सिनेबार है और Hg से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन पहला देखते हैं भाप अंगार गैस। ये जो जिसे हम वाटर गैस बोलते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मिश्रण होता है। कौन सी, गैसीय ईंधन गैस, जिसे भाप अंगार गैस कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोड्यूसर गैस, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिश्रण होता है। कौन सी, प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कोल गैस। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य कई सारी गैसेस में मिश्रित होती, किसमें, कोल गैस में। नेक्स्ट देखते हैं एलपीजी। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन सम्मिलित रूप से होता है, किसमें, एलपीजी में। पेट्रोलियम में ठोस, द्रव, गैस व हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण होता है। बेटा यहाँ से एक प्रश्न आता है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि पूछा जाएगा आपसे कि भाप अंगार गैस में कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं भारी जल। भारी जल क्या होता है, इसे हम DTU से व्यक्त करते हैं और इसका जो प्रयोग होता है वो परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। कौन, भारी जल। नेक्स्ट है हमारा N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और ये एक हमारी कैसी होती है, हास्य गैस होती है, जो शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन,
ब्रोमीन एवं फ्लोरीन, ये हमारी सारी गैसें जो हैं हैलोजन समूह की गैसें हैं। ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह की ये गैसें हैं। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन सामान्य तौर पर ठोस अवस्था में रहता है। ऑप्शन दिया होगा, उसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन हमारा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो कौन रहता है? आयोडीन। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट व हीरा को देखते हैं। दोनों ही क्या है? हमारे कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? ग्रेफाइट और हीरा। जिसमें हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने और मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है एसिटिलीन गैस का उपयोग वेल्डिंग उद्योग में होता है और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट देखते हैं कि चांदी का कैसा, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा सुमेलिक टाइप का, तो इसमें इस टाइप से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देख लीजिए चांदी क्या होता है। ये विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम संचालक है। ठीक है, चालक कौन होता है? हमारा ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। कौन? चांदी। अभ्रक क्या है? अभ्रक जो है ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक है। कौन? अभ्रक। ये ध्यान रखिएगा, अभ्रक क्या है और चांदी क्या है। चांदी ऊष्मा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है, यानी अच्छी तरीके से करंट इसमें फ्लो हो सकती है। अभ्रक में इसमें नहीं हो सकती। ऊष्मा दोनों का कुचालक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीसा। ये भी ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कहा जाता है। और स्वर्ण, ये सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु होती है। कौन? हमारी जो सोना होती है, जिसे स्वर्ण कहते हैं, ये सबसे अधिक लचीली होती है। इसे पीट कर हम बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। ये हमारा क्या करता है? ये थकावट करता है मांसपेशियों में, जिससे हमें क्या थकान का एहसास होता है। लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिरका। सिरका क्या किस में उपस्थित होता है? ये एस्टिक अम्ल होता है। सिरके में हमारा क्या उपस्थित होता है? एस्टिक अम्ल। नींबू, नींबू में क्या होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। लाल चींटी में क्या होता है? फार्मिक अम्ल। किसमें होता है? लाल चींटी में। नेक्स्ट देखते हैं आइसोप्रीन। ये क्या होता है? ये प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक होता है। फैक्टोस, ये क्या करता है? शहद का प्रमुख घटक है। कैरोटीन, ये क्या? दूध को पीलेपन का कारण किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट निकोटीन किसमें पाया जाता है? ये हमारा तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। वायुमंडलीय गैस देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं प्रश्न यहाँ से। वायुमंडलीय में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो हमारी नाइट्रोजन गैस है। और दूसरे जिसका जो प्रतिशत है वो 78% है। और दूसरे नंबर की जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है, जिसका प्रतिशत जो है वो लगभग 21% के आसपास होता है। और नेक्स्ट हमारी गैस है आर्गन, जो 0.93% के आसपास पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और छोटी छोटी और कई सारी गैसें हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं खाने को सोडा को क्या कहते हैं? खाने को सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कई बार आया, इंपॉर्टेंट है कि खाने के सोडा को क्या कहते हैं? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान दीजिए, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट तथा खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और मार्स गैस को मीथेन कहते हैं। हाइपोविलियन किसे कहते हैं? सोडियम थायोसल्फाइड को कहते हैं हाइपोविलियन। ठीक है। नेक्स्ट आता है तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। ये पूछा गया कि एक बैरल जो होता है तेल का वो कितने लीटर का होता है? 159 लीटर का एक बैरल होता है तेल का। न्यून पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा? ये हमारा हाइड्रोजन जो है ये न्यून पर्यावरणीय ईंधन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी पर
पाई जाने वाले प्रमुख तत्व क्या क्या है? ऑक्सीजन है सबसे अधिक 49.9%। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, कितना है? 26%। तीसरे नंबर पे आता है एल्युमिनियम, ये कितना है? 7.3%। और इसके बाद आता है लोहा। ये सारे हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। सामान्य मानव शरीर का प्रमुख तत्व देख लीजिए। पहला आता है ऑक्सीजन 65%, पहले भी बताया था। दूसरा आता है कार्बन 18%। तीसरा आता है हमारा हाइड्रोजन 10%। और चौथा आता है नाइट्रोजन, ये कितना है? ये 3% है। प्रमुख खोजें देख लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। ये कई बार पूछा गया कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? एच कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट आता है भारी जल की खोज D2O से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज HC यूरे ने की थी। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की थी। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के टेस्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये NCERT की बुक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।